आपकी जो कल ये हमारा थोड़ा सा रह गया था, इसको हम जी कंप्लीट कर लेते हैं। हेजनबर्ग थ्योरी हमने पढ़ ली थी, वेव नेचर भी हमने कर लिया था, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे लास्ट टॉपिक्स रह गए थे वो थे, हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था कि ये क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, जिसमें आपको बताया था कि एक एस उसमें आएगा, एक पी आएगा, डी आएगा और एफ आएगा, जिसको हमने जो है वो ब्लॉक्स में भी आगे फर्दर पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया हुआ है कि यानी कि ये फर्दर जो होंगे वो के एल एम एन के फर्दर हिस्से होंगे, जो कि सब शेल्स होंगे, जिनको हम एस शेल कह रहे हैं, पी कह रहे हैं और डी कह रहे हैं और एफ कह रहे हैं, ठीक है। इनको ऑर्बिटल भी कहा जाता है, सब एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, सब शेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर हम जब हम इनको मेजर करेंगे तो इनका क्या बनेगा, वैसे इनके जो वर्ड्स लिए गए हैं वो एस फॉर शार्प से लिया गया, पी प्रिंसिपल से, डी डिफ्यूज से और एफ फॉर फंडामेंटल से लिया गया, ठीक है। इसी तरह से इनके स्फेरिकल जो होते हैं वो शेप के होते हैं, डबल शेप के होते हैं, क्लोवर लीफ के शेप के होते हैं, ठीक है। क्लोवर लीफ कुछ इस किस्म का ऐसे वाला क्लोवर लीफ होता है, ठीक है। दरमियान में ऐसे होता है, बड़ा प्यारा से है पता। उसके बाद फ्लावर भी बहुत इसका प्यारा होता है, टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपको ये बता दिया था कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज अब सही से आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। सो ये एन एल एम और एम एस वन और एम टू या एम एस को क्या कहते हैं, पहले वाले को हमने कहा था प्रिंसिपल, दूसरे वाले को हमने एंगुलर मोमेंटम, तीसरे वाले को मैग्नेटिक और लास्ट वाले को हमने स्पिन कहा था। ये क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं एनर्जी को, किसकी एनर्जी, सब शेल की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि रिवॉल्व कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू द एंगुलर डिपेंड अपॉन, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि एम के अंदर एबिलिटी होती है कि वो के एल एम एन बनती है ना, के अंदर एबिलिटी होती है सिर्फ एस होती है, के एल एल के अंदर एबिलिटी होती है कि उसके पास दो होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एम आ जाता है, एम है, एम एम के पास जो होते हैं वो तीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, यानी कि उसके पास एक पहला लेवल जो होगा वो जीरो का होगा, फिर वन का होगा और फिर टू का होगा। यानी कि पहले जीरो लेवल होगा, के लेवल होगा, ठीक है, एल लेवल था, और फिर ये एम है जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो तीन अपने अंदर अलग जो क्वांटम नंबर है उसको पूरा कर सकता है, यानी कि दो दो एस शेल में चले जाएंगे और फिर उसके बाद 6 बी में चले जाएंगे और 10 जो होंगे वो डी इलेक्ट्रॉन, डी जो सब शेल है उसके अंदर चले जाएंगे। इसी तरह से अगले वाले का क्वांटम नंबर 4 होगा, यानी कि पहले वाला जो होगा उसका के होगा, एल होगा, एम होगा और फिर एन होगा, ठीक है। यानी कि पहले वाले में जीरो होंगे, फिर 1 2 और 3, ठीक है, इस तरह से, और फिर लास्टली जो होगा वो 4 होगा। पहले वाले में जो आगे आगे तो 2 6 10 और फिर इसी तरह से 14। इनके नंबर्स याद रखिएगा कि पहले वाला जो एस होता है, ये मैंने आपको बता दिया था कि मैग्नेट के अकॉर्डिंग जो एस होता है उस जस्ट हो सकते हैं, जो पी होता है उसके अंदर कितने 6 हो सकते हैं, और जो डी होता है उसके अंदर 10, एफ होता है उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने आप को अकोमोडेट करती हैं, ठीक है। जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू द मैग्नेट, मैग्नेट की वजह से जो रोटेशन है इसकी शेप में तब्दीली आती है, उसको हम कहते हैं जी मैग्नेटिकली सिंबलाइज्ड बाय एम डोनेटेड द ऑर्बिटल के अंदर मूव करने की एबिलिटी होती है, तीन एक्सिस के अंदर मूव कर रहा होता है। ये भी हम कल डिस्कस कर चुके थे। स्पिन वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पिन कर रहा होता है, वो होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जो थी वो डिस्कस कर ली थी। हम जो थे वो लास्ट पे थे आपका जो ये हमने को बता दिया था एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, इन सारों को ऐड करने के बाद जो है वो आपके ये एस शेल, पी शेल और डी शेल जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक हो गया।
उसके बाद ये फॉर ऑप के लिए आसानी के लिए कि एन हम किसको लेते हैं, प्रिंसिपल को लेते हैं, जो कि क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन के दरमियान का डिस्टेंस जो होता है उसकी शेल का डिस्टेंस, उसको कहते हैं एन। ठीक है, और आई क्या होता है, आई होता है एंगुलर मोमेंटम, जो कि शेप ऑफ दी ऑर्बिट बताती है। एस में वो कैसा होगा, पी में कैसा होगा और डी में कैसा होगा। एम जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी ओरिएंटेशन इन दी स्पेस, स्पेस में वो जो मैग्नेटिक की मूवमेंट की वजह से अपनी शेप को वैसे मेंटेन करता है। एस क्या होती है, उसकी रोटेशन, इलेक्ट्रॉन की जो घूम रहा होता है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, सीधा या उल्टा, किस हिसाब से मूव कर रहा होता है। ठीक हो गया, ये इनकी शेप्स जो होती हैं वो बनती हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। एस में स्फेयर बनती है, पी में मैं आपको बता चुकी थी डबल शेप बनेगी, डी में क्लोवर शेप बनती है, ये ऐसे क्लोवर बना हुआ है, और एफ में जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है ना, थोड़ी सी बटरफ्लाई टाइप लग रही है लेकिन ये थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन ये 3D में आपको प्रॉपरली दिखा दिया गया। ठीक है, ये कुछ और जो है वो ताकि आप लोगों के आसानी के लिए आप लोगों को इसमें समझ आ जाए कि इसमें शेप्स जो होती हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक हो गया, ये साथ में लिखा भी हुआ है। एस ऑर्बिटल या स्फेरिकल शेप बनाती है, पी डबल शेप बनाती है, और ये जो है डी शेप ये कैसा बनाता है, ये क्लोवर बनाती है, ये एक्सियल शेप बनाती है। ठीक है, फोर शेप, और जो लास्ट है एफ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वो उसने आपको शो नहीं किया। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है वो हम देते हैं जी ऑफ ऑफेबल प्रिंसिपल से। ठीक है, एजमुथल नहीं है, ऑफेबल प्रिंसिपल है, या ऑफ प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जब से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। ऑफेबल प्रिंसिपल मीन्स बिल्डिंग अप, किसी चीज़ को बनाना, इज यूज टू डिटर्मिन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम और एन आइन। अकॉर्डिंग टू द ऑफेबल प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन फिल द लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स फर्स्ट, पहले वो लो एनर्जी लेवल्स को फिल करेंगे, फिर वो हाई एनर्जी लेवल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि पहले 1s को फिल करेंगे, 2s को फिल करेंगे, 2p को फिल करेंगे, फिर 3s पे जाएंगे, और फिर 3p को, इस तरह से। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, पहले 1s फिल हुआ है, फिर उसके बाद 2s फिल होगा, फिर उसके बाद जो है वो 2p पहले फिल होगा, फिर 3s पे आएंगे। बात समझ आ रही है, फिर 3 फिल होगा, फिर 4s पे आएंगे, फिर ऐसे ही होगा, 3d फिल होगा, 4p फिल होगा, और फिर 5s पे आया जाएगा। बात समझ आ गई है यहाँ तक? ठीक हो गया। अगला जी है जो हम चलते हैं जी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी एक इसके ऊपर लगता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि नो नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, उनका एक जैसा क्वांटम नंबर हो, यानी कि 4s हो, उनके अंदर 4 क्वांटम नंबर हो। 4 क्वांटम नंबर का मतलब है कि उसके अंदर एस भी मौजूद हो, उसके अंदर पी भी मौजूद हो, और उसके अंदर डी भी मौजूद हो, और उसके अंदर एफ भी मौजूद हो। बात समझ आ गई है? और वो कैसे मौजूद होंगे, ये तो सारे के सारे मौजूद होंगे, लेकिन इसके अंदर ये 4 होंगे। ये 4 कैसे होंगे, ये 4 होते हैं जी आपकी के, एल, एम और एन की वजह से। ठीक है, ये के में आपको एबिलिटी पता है, इसमें 0 होता है, एल के पास 1 की एबिलिटी होती है, एम के पास 2 की होती है, और ये जो एन होता है इसके पास 3 की एबिलिटी होती है। 3 का मतलब कि उसके अंदर 3 एडजस्ट होते हैं। पहले वाले में 0 है तो वो एस एस खाली 1 होगा। उसके बाद के के पास है तो वो उसके अंदर भी एस आएगा, साथ में एक पी आएगा। उसके बाद एम है, एम के पास 3 की एबिलिटी है, इसके पास एस भी जाएगा, पी भी जाएगा, और डी भी हाफ फिल्ड होगा। लेकिन ये जो एन है इसके पास 3 है, इसके अंदर एस भी जाएगा, पी भी जाएगा, डी भी जाएगा, और एफ की भी एबिलिटी होगी कि एफ को भी ये पूरा करें, चाहे हाफ फिल्ड करें या पूरा फिल करें। ठीक है, सो एस क्या होता है, एस फॉर दी शेल्स के लिए होता है, सब शेल्स के लिए होता है, ऑर्बिटल्स के लिए होता है, और उसके स्पिन की मूवमेंट जो होती है उसको कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, ये आपको सिर्फ एक फॉर द सेक ऑफ के हुन्स रूल जो है वो आपको समझ आ जाए, उसके लिए आपको ये एक एग्जांपल जो है वो कोट की गई है यहाँ पे। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किस किस की है। ये आपके हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रही है और जी सिलिकॉन तक जा रही है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले में आपको बता दिया, सिंबल बता दिए। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al और सिलिकॉन Si। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो A से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो इसके अंदर एबिलिटी है कि 1 1 1 तो फिर 1 ही आएगा। और उसके बाद हीलियम, हीलियम के पास 2 होते हैं, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 4 का होता है, और फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन 2 2 होते हैं। ठीक है, सो इसको 2 से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक हो गया,
सो ये इस तरह से जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दी है वो इस तरह से आती है। ये आगे आपको कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। एस कैसे बनाता है, पी कैसे बनाता है, डी और फिर एफ। एफ का आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एस एस कैसे बना रहा है, एस जो है वो अपना स्फेरिकल शेप या सर्कुलर शेप बना रहा है। जो पी है वो डंबल शेप बनाएगा, ठीक है। डंबल्स तो आपने देखे हैं ना कैसे होते हैं, एक साइड से ऐसे और एक साइड से ऐसे, इस शेप में बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे दो, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, ठीक है। और क्लोवर शेप मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इस किस्म का होता है, इस किस्म की क्लोवर शेप होती है। ये इसने क्लोवर शेप आपको बना के दिखा दिया। और ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसके अंदर सारी चीज शेप्स जो होती हैं वो मिक्स होके आई होती हैं, ठीक हो गया ये। अब अच्छा जी, अब इसके बाद जो हमने करना है वो जी है आपकी एक्सरसाइज। एक सेकंड ठहरें जी, मैं आपकी एक्सरसाइज भी। अब आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर हमने डिस्कस करना है जी आपकी एक्सरसाइज। जहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है मेरा बेटा, आप लोगों के पास ये चैट बॉक्स अवेलेबल है, ठीक है। आप इसके अंदर अपने क्वेश्चंस जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऑफलाइन हैं, अभी नहीं जो है वो लाइव नहीं ले रहे हैं सेशंस, रिकॉर्डिंग्स में ले रहे हैं, तब भी आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पेज के ऊपर लगा सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, ताकि जो है वो पता चल सके कि आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। तो वो डिस्कस कर लिया जाए। क्लास शुरू होने से पहले जो है वो हम उसको आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए जी, आपकी फाइल उतनी देर में तक डाउनलोड हो रही है। जितनी देर तक डाउनलोड होती है हम जो है वो अब आप अपनी खोल लें। अच्छा, इसमें से आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके एमसीक्यूज इसमें सॉल्व करेंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स और फिर ट्रू फॉल्स, ये वैसे एज इट इज ही करनी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, 5 6 7 8 और 9 10 11 14 15 19, ये सवाल आपके इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद 23 24 एंड 25 नहीं बोले, वो आपके इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। सो वो ज़्यादा वो नहीं है, आप उनको छोड़ सकते हैं, बाकी आप लोग उनको वैसे करेंगे। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। पहले जो आपके एमसीक्यू ट्रू फॉल्स हैं आप उनको एज इट इज ही रहने दें, उनमें भी फर्दर सिलेक्शन है लेकिन आप उनको वैसे ही रहने दें, वो आपको हेल्प कर लेंगे। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 17 19 23 24 एंड 25, दीज क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है और इन्हीं क्वेश्चंस के हम जो है वो आपके साथ आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग को उसको जो है वो टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो आपके सिलेबस में नहीं है और वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक हो गया। चलो जी, हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ये भी इतनी देर तक थोड़ा टाइम ले रही है लोड होते हुए। चले हम करते हैं स्टार्ट। सेलेक्ट द मोस्ट suitable answer for the given one, ठीक है। the nature of the positive rays depends upon, ये जो पॉजिटिव रेज हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब आर, जो होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव रेज वहाँ प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो क्या होती हैं, ट्यूब्स आर एट आर द केटाइंस ऑफ द गैस यूज्ड इन द ट्यूब। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट masses एंड EM वैल्यू भी उनकी इसी तरह से डिफर होगी। दैट इज व्हाई when gas in the tube is changed, the nature of the positive rays are also changed. So nature of the जो positive rays है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है,
वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना पॉजिटिव रेज को। नेचर ऑफ द कैथोड, डू नॉट डिस्टर्ब द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज एज वेल एज द कैथोड रेज, उनको तो नहीं वो तंग कर रही है। नेचर ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब में इफेक्ट द कलर ऑफ द फ्लोरेसेंट जो प्रोड्यूस होगी आपके पास, वो एक लाइट सी जो आपको चमक सी नजर आ रही है, उसको इफेक्ट कर सकती है। सो जो नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस है, जो बच जाती गैस है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, क्योंकि उसके कलर के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया। सो योर ऑप्शन इज द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस। फिर अगला है जी, velocity of the photons is velocity of the photon is independent of its wavelength। वो wavelength के ऊपर जो होते हैं वो डिपेंड नहीं करते, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। फोटोन की वेलोसिटी उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वेलोसिटी से जो आपकी वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है एनर्जी पे, ठीक है, कि कितनी एनर्जी होगी। वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एच सी वी के, ठीक है, एच सी के एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रही थी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था। ठीक हो गया। आगे क्या आता है, द वेव नंबर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय अ सर्टेन सोर्स इज 2 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विल बी, वेवलेंथ ऑफ द लाइट विल बी क्या होगी, आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। कैसे आपने इसको कैलकुलेट करना है, आप करेंगे जी आपको फॉर्मूला आता है वेलोसिटी, वो आप लोग को ऑलरेडी दे चुका है। वेलोसिटी कितनी है आपके पास, वेलोसिटी है जी आपके पास v इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और फिर उसने आपको जो है वो लैम्डा फाइंड करने के लिए दिया है, और आपके पास जो है आपको पता है कि लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू 1/v होता है, तो आप उसी को 1/v रखेंगे। 1/v रखने के बाद आपकी वैल्यू जो है वो आपका आंसर जो है वो आएगा ना, वो आएगा 0.5 × 10⁻⁶। तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे यानी कि नंबर्स के अंदर लेके आएंगे तो वो आ जाएगा 500 × 10⁻³ × 10⁻⁻6 मीटर। तो 10⁻³ और 10⁻⁻6 जो है इन दोनों को करेंगे तो वो 9 ही बन जाता है, 10⁻⁹। सो ये क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। आपकी जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अगला आ गया, अगला है जी आपका 4 वाला। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्यों फेल था, द एटम डिड नॉट हैव अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल होते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट ना हुई। It did not account for the attraction between the protons and neutrons. No. It did not account for the stability of an atom. There is actually no space between the nucleus and the electron. No. It's option C. क्यों 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 उसके दरम्यान में उसने जो स्टेबिलिटी की बात की थी वो उसने क्या किया था, प्लानिटरी सिस्टम देकर उसने क्या कहा था कि वो न्यूक्लियस के अंदर सारा कुछ आके एटम जो है वो गिर जाएगा, सो वो स्टेबल नहीं है। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है भाई, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएंगे। ऑल ऑफ दी अबव क्यों आ जाएंगे, बोहर इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय, कैसे, प्लैंक्स थ्योरी को भी वो कर रहा है पूरा, हेजनबर्ग को भी पूरा कर रहा है, और डुअल नेचर को भी पूरा कर रहा है, ठीक है। सो इट वाज द कंडीशन ऑफ द हेजनबर्ग थ्योरी विद बोहर। Planck's theory was the base of the Bohr model. Dual nature of matter is extended from the Planck's theory. So this is all जो है वो आप इसको क्या करेंगे, all of the above. Splitting of the spectral lines when atoms are subjected to strong electric field is called as, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो छोटी 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 लाइंस जिसके साथ बनती है स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं और वो स्प्लिट हुई होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस में से, उनको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। उसके बाद आता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कहाँ मौजूद होता है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो उसका हमने डिस्टेंस भी पढ़ लिया था, वो 0.55 जो था वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो उसके दरमियान में उसका डिस्टेंस जो था वो आपको पढ़ा था ना कि उसके न्यूक्लियस के बहुत ही ज़्यादा जो है वो करीब पड़ा हुआ होता है, और उसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.0529 नैनोमीटर के अंदर। और उसको अगर ऑंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे तो नैनोमीटर उसको रिप्लेस कर देगा 0.529 ऑंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर, 2p ऑर्बिटल्स के लिए वो कितनी होगी, आपके ऑप्शन आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 1, जो n के अंदर 1 आ जाएगा और l के अंदर 1, ठीक है, n के अंदर 2 और l के अंदर 1,
ठीक है, समझ आ गई है क्यों क्यों टू पी की क्यों बात कर रहे हैं। पहले तो वो यही कहेगा ना 1s, फिर 2s और फिर 2p। ठीक है, तो वो एक और ये दो। ठीक है, दो शेल्स को इसने कवर किया ना, तो एन के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2। और एल के अंदर उसका नंबर कितना बना, वो 1 बना। समझ आ गई है बात की। ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जीज आर कॉल्ड एज, जिनकी एनर्जी होती है वो सेम होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको जी हम कहते हैं डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी नंबर लास्ट है आपका, when 6d orbital is completed the entering electron goes into, तो वो क्या करेंगे, आप n+1 कर देंगे। सो उसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा जी 7p। 6d के बाद जो है वो 7p की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया, क्योंकि आपको पहले बताया था कि 1s, 2s, 2p एंड देन 3s। ठीक है, वो नीचे की तरफ को मूव करते हैं। पहले जो होता है लो एनर्जी लेवल होता है उसको भरते हैं, फिर हाई एनर्जी लेवल की तरफ जो है वो मूव किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो आएगा वो 3p और 3d आप लिखते हैं ना, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक डिफेंस, फेडरल पब्लिक हाई स्कूल, फिर इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, 4 आ जाएगा, 4s, 4 अगला पे चलते हैं। अगला है जी आपका बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट, क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। electrons moving with a very high speed. The charge on 1 mole of an electron is 1 mole of an electron, इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने फैराडेज के इक्वल होगा, वो होगा जी 96500 कूलम्स के इक्वल हो जाएगा। और 96500 इज इक्वल टू 1 फैराडे होता है। तो 1 फैराडे क्यों, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.602 इंटू 10 माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, 1 मोल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 मोल, मोल का आपको पता है कि इंटू एवोगैड्रोस नंबर होता है। एवोगैड्रोस नंबर के साथ आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है वो आंसर आएगा 9.65 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है, और वो आप 96500 उसको कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो जो कूलम होता है 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी आपका द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ग्राम्स। हाइड्रोजन एटम का जो ग्राम्स में वो कैसे निकलेगा, आपको ए एम यू का याद है, ए एम यू का कितना था, ए एम यू में होता है 1। ठीक है, और वो किस में कितने के इक्वल होता है, ग्राम्स में कितने के इक्वल है, 10008 ए एम यू होता है। आप इसको क्या करेंगे, ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो होगा वो 1 आ जाएगा। उसके बाद मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको गिवन है, पीछे से लिखा हुआ है। एनर्जी इज डैश, एनर्जी इज डैश व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। एनर्जी क्या करेगी, जंप कर रहा है वो फ्रॉम हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव कर रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। उसके बाद द आयनाइजेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, किस तरह से किया जा सकता है, इसको हम बोहर के मॉडल से करते हैं। ठीक है, बोहर्स मॉडल। फॉर डी सब शेल्स द एजीमुथल क्वांटम नंबर हैज़ वैल्यू ऑफ, कितनी वैल्यू होती है उसकी, 2 होती है डी शेल के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सब शेल इज गिवन बाय द फार्मूला। उसके लिए फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं जी 2/2l+1। ये l क्या है, ये वही आपका एजीमुथल नंबर है जिसको आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसको 1 के साथ ऐड करने के बाद 2 के साथ, क्योंकि 2 उसका नंबर ऑफ शेल है जो एस पी या डी उसका इस्तेमाल हो रहा है इसके साथ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नेगेटिव है तो इसके साथ क्या लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे। नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास तो ऑलरेडी एक पहले से चार्ज होता है,
तो वो क्या कर रहा है, एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी मौजूद है, सो वो एक इलेक्ट्रॉन और ले लेती है तो उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा जी। उसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बनेगी वो 1s2 की बनेगी, 1s1 की नहीं 1s2 की बनेगी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी आपका A neutron is slightly lighter particle than a proton. So आप उसके वेट से ही आपको पता चल जाता है। जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जी फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपको पढ़ाया था कि जी इनका वज़न जो है वो कितना होता है। तो उस वहाँ पे आप हम इसका वज़न देख लेते हैं कितना होता है। तो ये न्यूट्रॉन जो होता है वो स्लाइटली लाइटर देन अ प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का जो वज़न होता है वो होता है जी 1.6726 इंटू 10 27। और जो न्यूट्रॉन होता है वो 1.6750 इंटू 10 टू पावर -27। सो स्लाइटली सा जो होता है वो लाइटर नहीं होता, स्लाइटली सा हैवियर होता है। ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। हैवियर होता है, लाइटर नहीं होता। ठीक हो गया। सो दिस इज फॉल्स। A proton is massless bundle of energy but has momentum. This is true. उसके बाद unit of Rydberg contains is the reciprocal of the unit of the length. This is also true क्योंकि उसकी आपने वैल्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। r की वैल्यू r is equal to z square me square divided by 8 epsilon naught square और h और साथ में मल्टीप्लाई बाय इसके साथ c होता है। और ये आपका पर मोल जो है वो मीटर में निकलता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके अगला सेंटेंस, द एक्चुअल आइसोटोप्स मास इज अ होल नंबर। सो ये ठीक है, होल नंबर से ही आप उसको निकालते हैं। जो वो होता है होल नंबर से ही होता है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू द मैक्रोस्कोपिक बॉडीज is applicable to microscopic bodies. ऑल्सो ये स्टेटमेंट सिर्फ उसके लिए नहीं होता, बाकी वो इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाता है द नोडल प्लेन इन एंड माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं यूज होता है, मैक्रो के लिए नहीं यूज होता, माइक्रो के लिए यूज होता है। द नोडल प्लेन इज एन ऑर्बिटल इन द प्लेन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। So this is also true. The number of the orbitals present in subshells given by the formula 2l plus 1, ये भी जो है वो ठीक है। आगे आ गया जी आपका दी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। सो दिस इज आल्सो ट्रू। ये नीचे वाले दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो आपके ट्रू हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर या यस लास्ट जो है वो ब्लैंक रह गई है। स्पिनिंग क्वांटम नंबर टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी ठीक है, ट्रू है। उसके बाद आ जाता है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है, why it is necessary to decrease the pressure in the discharge tube to get the cathode rays। ठीक है। एट हाई क्यों जो होता है वो ज़रूरी होता है आपको डिक्रीज करके प्रेशर को जो है वो करके कैथोड रेज लेने के लिए। तो एट हायर प्रेशर there is overcrowding of the gas molecule in the discharge tube. Under this condition cathode rays fail to pass through due to the hindrance. When pressure is reduced, the molecules are less crowded and there is less hindrance for the free movement of the cathode rays. So that's why जो है वो हम क्या करते हैं उसमें से प्रेशर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अगला है जी आपका wherever gas is used in the discharge tube, the nature of the cathode rays remains the same. Why? बिकॉज इसलिए जो होते हैं वो चेंज होते हैं। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। कैथोड रेज आर एक्चुअली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स while passing through the gas. Cathode rays knock out electrons from atoms or molecules, so these electrons move along with the cathode rays. Cathode rays are electron ejected from cathode or gas and are identical nature, since electron is the fundamental particle of the matter. Hence, its nature remains the same whichever the gas is used, not depending upon their nature. Then
when why E over m value of the cathode rays is just equal to that of the electron, since cathode rays are actually fast moving electrons and the E over m ratio is also just equal to that of the electron, so its value is 1.7588 into 10 raised to power 11 C per kg. सी जो है वो हम उसके लिए यूज़ करते हैं आपकी एनर्जी के लिए, पर जाउल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे चार्ज है, सी चार्ज के लिए. How the bending of the cathode rays in the electric and magnetic field shows that they are negatively charged. When cathode rays are passed through the electric field, they bend towards the positive plate. That shows that they are negatively charged. ठीक है, सो इससे हमें पता चल जाता है, और इसके साथ अगर आप एक छोटी सी प्यारी सी डायग्राम बना देंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. E over m value of the positive rays for different gases are different, but the E over m value uh, sorry for that those for the cathode rays the E over m value are the same. इसको भी जो है वो आपने जस्टिफाई करना है. सो इसको हम जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि जी इसमें रुकें एक सवाल ऊपर से रह गया. वाई द पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड एज द कैनाल रेज, तो इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर परफोरेशन होती है, छोटे 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 से हम सुराख जो होते हैं वो रखते हैं. द परफोरेशन होल्स इन द कैथोड आर कॉल्ड एज कैनाल, सिंस कैथोड रेज पास थ्रू दीज परफोरेट्स या परफोरेशंस दैट इज कैनाल, सो दे आर कॉल्ड एज कैनाल रेज. एंड जो पहले मैंने सवाल पढ़ा था वो क्या था, द पॉजिटिव रेज आर k times of the gas used in the discharge tube, since masses of the different gases are different. ठीक है, हर गैस का जो मास है वो डिफरेंट होगा. ठीक है, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि उसका वजन कितना होता है, 1.008 होता है, यहाँ अप्रोक्सीमेटली हम जो लेते हैं राउंड ऑफ करके वो 1 लेते हैं, तो वो अगर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होगा तो वो 2 मॉलिक्यूल्स यूज करेगा, 2 एटम्स को यूज करेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा H2 बनाएगा तो वो 2 हो जाएगा. और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है कि एक जो उसका है वो है 15.9 985 समथिंग है ग्राम्स के अंदर. सो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 16 × 16 32 हो जाएगा. तो वो दोनों डिफरेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, हेंस देयर ईएम वैल्यू इज आल्सो डिफर. लाइट लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड हैवीएस्ट ईएम वैल्यू इज ऑब्टेन फॉर हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन के हमने करके देखे थी. ठीक है, और दूसरा ये कि वो आराम से निकल आएगी. उसके बाद कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिजेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से निकलती है भाई, कैथोड एज रेज एंड फॉर्म द गैस एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हेन कैथोड रेज आर पास थ्रू देम. Electron is the fundamental particle of the matter, hence E over m value for the cathode rays remains the same for the different electrodes and the different gases. समझ आ गई बात की. अगला है जी आपका the E over m value for the positive rays obtained from hydrogen gas is 1836 times lesser than that of the cathode rays. Justify. When hydrogen gas is used in the discharge tube, the positive ions produced is hydrogen ion, and it contains only one proton, H1 or 1, has one proton in the nucleus and one electron revolving around the nucleus. So that's why they are what? They are EM value for the positive rays obtained from the hydrogen gas is heavier than that of the cathode ray. हो गया. अगला आ गया जी आपका सवाल 5 वाला. एक्सप्लेन Millikan's oil droplet method, ये आपको ऑलरेडी गिवन है. इवेल्यू व्हाट इज द जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, ये भी आपको करा दी गई है. इवेल्यूएट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स, ये भी आपको करा दिया गया है. डिस्कस चार्टविक एक्सपेरिमेंट फॉर द ये न्यूट्रॉन्स में आपको न्यूट्रॉन का पूरा एक्सपेरिमेंट आपने लिखना है कि वो किस तरह से डिस्कवर हुए थे. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड अपॉन दिस स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द गोल्डस्टाइन एक्सप्लेनर कंक्लूजन. आपने क्या करना है, इसमें रदरफोर्ड का जो पूरा मॉडल है उसको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनानी है, और साथ में आपने उसका कंक्लूजन निकालना है जिसमें वो आपको जो है वो प्लानिटरी सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो पॉइंट आपने इसमें लिख देना है. ठीक हो गया. फिर जी आपका आता है जी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. राइट पोस्टुलेट्स टेल्स अस दैट ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी एंड एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. ठीक है,
सो ये आपकी बुक में पोस्टुलेट्स ऑलरेडी उसने गिवन दे दिए हैं आपको कि वो हाई एनर्जी से लो लेवल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। फिक्स एनर्जी जो होते हैं वो उसके सब शेल्स होते हैं, और हर सब शेल की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है। उस एनर्जी का जो होता है वो एक खास किस्म का एक एंगुलर मोमेंटम होता है। फिर वो एनर्जी जो होती है वो रिलीज या इवॉल्व होती है, वो रिवॉल्व जो है वो एब्जॉर्ब होती है जब जो होता है वो जंप करता है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, तब एनर्जी रिलीज होती है। और जब वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ करा जाता है तो तब उसको एनर्जी क्या करानी पड़ती है, एब्जॉर्ब करानी पड़ती है। सो ये उसके पोस्टुलेट्स हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपका derive the equation of the radius of the nth orbital using the Bohr's model। ये भी आपको कराया गया है, पीछे ऑलरेडी गिवन है, आपने इसको ये समझना कि ये आपके लॉन्ग में आ सकता है। How does the above equation tells us the radius is directly proportional to the square of the roots of the orbit। ये भी आपको बता दिया गया है। Radius inversely proportional to the number of the protons in the nucleus, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आती हैं आपकी जी how do you count to know that the velocities of the electron is higher orbit are less than that in the orbit of the hydrogen? So ये आपने जो है वो निकालना है। उसी तरह से जो आपकी इक्वेशन आपको दी गई है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल टू z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, के साथ से आपने इसको निकालना है। जस्टिफाई दैट द डिस्टेंस गैप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स go on increasing from the lower to the higher orbit। ये पहले ही उसी के उसके पोस्टुलेट में ही डिस्कस किया गया है, ये आप इधर से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन है, तो उनके जो गैप डिस्टेंस है आप उनको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आपने आर की वैल्यूज़ को जो है वो पुट करते जाना है। R1 R2 और R3 लेना है, वो आपको पता है कि 0.529 है। उसके साथ आपने क्या करते जाने हैं कि जब N1 और R1 और R2 और R3 की वैल्यू करेंगे तो वो क्या होती जाएंगी, वो डबल होती जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी और 16 हो जाएंगी। आप उसके साथ उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को जो होगा वो आपने जो इनिशियल वैल्यूज़ होगी उसमें से आपने क्या करते चले जाना है, माइनस करते जाना है, तो आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो ऑब्टेन हो जाएंगी, ठीक हो गया। अगला है जी डिस्क्राइब द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिटल। फिर भी आपके एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ सॉल्व है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। nth ऑर्बिटल यूजिंग बोहर्स मॉडल, कीपिंग इन व्यू दैट दिस फार्मूला एक्सप्लेन्स द पोटेंशियल एनर्जी। ये पॉइंट सारे किलो जाउल पर मोल में आपने उसको निकालना है वैल्यू को। उसी फार्मूले को निकालेंगे, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर। उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इससे आपकी जो तो वैल्यूज़ जो है वो निकलती चली जाएंगी। अगला उसने पूछा हुआ है एनर्जी लेवल्स जो है वो आपने कैसे निकालने हैं। एनर्जी लेवल्स जो है वो बाल्मर वाला है, उसमें आपने जैसे निकाला हुआ है, उसने E1 E2 और E3 निकाले हुए हैं, वो वैसे ही 1313.315 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर किलो जाउल पर मोल निकालता है। तो उसके नीचे जो एन का नंबर है वो आपने चेंज करते जाना है। एन जो है वो 1 भी होगा, 1 को स्क्वायर निकालेंगे, फिर 2 भी होगा, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, इसी तरह से 4 और 5 का स्क्वायर जो है वो इस तरह से आप इसके नंबर ऑफ शेल्स जो है वो निकाल लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसमें पूछा हुआ है आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज 9 तो हो गया। स्पेक्ट्रम आपने बताना है, एनर्जी टू लेवल्स बताने हैं, N1 and N2, frequency of the photon emitted with the electron N1 and N2 and N1, number of the proton jumping from one and two। अच्छा ये सारा कुछ आपका बोहर की इक्वेशन में ऑलरेडी जो हाइड्रोजन वाला है उसमें रिलेटेड आपके सवाल जो है वो जरूर किताब में मौजूद है, वहाँ से ये देखना है इन्होंने, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। ये मैंने आपको तभी करवा दिया था जब मैंने आपको स्पेक्ट्रम समझाया था। कॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम के दरमियान में आपने डिफरेंस लिखना है, ठीक है, कि वो कलर्स जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, उसमें कलर डिफ्यूजन नहीं होती है। वो शार्प बाउंड्रीज देते हैं, वो शार्प बाउंड्रीज नहीं देते हैं। सो ये इनके अंदर एक की रेनबो एग्जाम्पल आ जाएगी, एक की स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह से एमिशन और एब्जॉर्प्शन वाले के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था उनके दरमियान में क्या डिफरेंस है, एक एब्जॉर्ब कर रहा है और एक क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, एनर्जी को बाहर फेंक रहा है। उसके बाद वाई हाइड्रोजन
atom and helium atom are mono electronic system, but the size of the helium uh, much much smaller than that of the hydrogen positive ion. इसकी रीज़न ये होती है the size of the helium ion than the hydrogen ion is in greater nuclear charge. ठीक है, प्रोटॉन नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है. लेट्स कैलकुलेट. आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप कहेंगे जी आर एच इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड. जेड आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर है. एन जो उसके नंबर ऑफ शेल्स जो हम इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो इसमें आ रहा तो वो वन ही आएगा. वन की बात कर रहा है पहले ग्रुप की तो वो वन है. वन का स्क्वायर लेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.529. ठीक है, ये आ गया जी आपका हाइड्रोजन के लिए. लेकिन अब आप जब हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का आपको पता है कि उसका मास नंबर जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो कंप्लीट है और उसमें वो टू है. तो ऊपर वन का स्क्वायर नीचे टू और मल्टीप्लाई बाय 0.529 तो आपका आंसर 0.2645 ऑंगस्ट्रॉन्ग जो है वो निकल आएगा. ठीक है, वो तकरीबन उसके हिसाब से जो है वो टू स्पीशीज हो जाए. द साइज ऑफ द हीलियम इज नियरली हाफ द साइज ऑफ द हाइड्रोजन होगा. ठीक हो गया. अगला है डू यू थिंक दैट द साइज ऑफ लिथियम इज इवन स्मॉलर देन द हीलियम जस्टिफाइड विद द कैलकुलेशन. उसी तरह से आपने इसको भी कैलकुलेट करना है. इसको कैलकुलेट करके आपने इसका आंसर जो है वो निकाल लेना है. ठीक हो गया. अगला आपका सवाल है जी 12वां वाला हमने सवाल नहीं करना. 13वां वाला सवाल हमने नहीं करना. 12वां भी नहीं करना, 13वां भी नहीं करना, 14वां करना है जी हमने. 14वें सवाल में उसने उससे पूछा है जी ब्रीफली डिस्कस द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. हाउ हैज़ इट गिवन द आइडिया ऑफ द ऑर्बिटल. कंपेयर ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. ठीक है, आपने ऑर्बिट और ऑर्बिटल को बताना. और मैकेनिकल वेव और मॉडल वेव का क्या था, वो ये था. The model was represented by this Schrödinger. According to this model, an atom is a positively charged nucleus surrounded by the standing and stationary electron waves. This model describes the electron in their three dimensional जो positioning है उसको जो रहता है ये explain करता है. और फिर आपने उसके बाद ऑर्बिट और ऑर्बिटल जो कॉन्सेप्ट है उसमें डिफरेंशिएट करना, दोनों के दरम्यान में डिफरेंस लिखने हैं. ठीक है, एनर्जी लेवल्स को आपने लिखने हैं वो ऑलरेडी आपको पहले जो है वो बता दी गई हैं. व्हाट आर द क्वांटम नंबर डिस्क्राइब देयर सिग्निफिकेंस. उसका क्वांटम नंबर क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये आपको पहले बता दिया गया है. एज़ीमुथल नंबर क्या है, जब उसकी वैल्यू 3 होगी. जब आप जाहिर सी बात है के एल एम एन है तो उसके अंदर एज़ीमुथल 3 है. तो वो कैसे जो है देयर आर 7 वैल्यूज इन दैम मैग्नेटिक फील्ड में होंगे. किसकी रीजन आपने एक्सप्लेन कर लिया तो ये आप ये आपको बता दिया गया हुआ. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी. क्वांटम नंबर बता दिया है. क्वांटम नंबर क्या होता है, एज़ीमुथल नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, कि नंबर ऑफ द ओरिएंटेशन जो होती है सब शेल के अंदर. and oriental an orbital can have maximum number of two electrons. It explains that the splitting of the spectral lines in magnetic field that is known as Zeeman effect. और स्पिन क्वांटम नंबर दैट डज द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सेस. सो उनकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है. ठीक है, सो उनकी डायरेक्शन जो होती है उसको मेजर करता है. जब आपने इसको कहा जो उसका एम जो है वो 1 है तो तब क्या होगा. और जब 3 है तो तब क्या होगा. 3 होगा तो +3 होगा. +3 का मतलब है कि -3 -2 और -1 0 +1 +2 और +3 होगा. मैग्नेटिक में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर +-3 इंटीजर्स को रखना है. ठीक है, और जो आपका स्पिन नंबर जो एज़ीमुथल नंबर होता है उसमें आपने l+1 करना होता है. और जो होता है आपका प्रिंसिपल नंबर उसमें आपने l-1 करना होता है. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाता है जी आपका ये हमने किया है डिस्कस 15 वाला. डिस्कस दी इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑर्बिटल. ये आपने और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस जो है वो इनकी दे देनी है. कौन कौन सी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एल ए की कितनी बनती है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 और 6s2 और 4f 4f 0 आएगा और 5d1 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, ये एल ए है, लेंथेनाइड सीरीज है. ये 57 है, ट्रांजिशन एलिमेंट वाली है. कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट में पड़ी है. 29 है, 1s2 2s2 2p6 2 3s2 3p6 4s1 और 3d10.
आगे आ गया जी गोल्ड AU79 1s2 2s2 2p 6 और 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 और 4f14 और 5d10। ठीक हो गया। इसी तरह से क्रोमियम है, उसके बाद आयोडीन है, उसके बाद रेडॉन है। ठीक है, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दी गई है। उससे ऊपर जो सवाल था वो था what is n plus 1 rule? Arrange these orbital according to this rule. Do you think that this rule is applicable to degenerative orbitals? For n plus 1 rule and arrangement for the orbital according to this rule, आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं और ये उस पर जो था वो एप्लीकेबल नहीं है टू द डीजेनरेटिव ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल 2px 2py 2pz, आप उसके एक एग्जांपल लेते हैं। all the degenerate have the same n value number। ठीक है, वो उनका सबका 2 2 2 2 ही रहेगा। उसके वजह से हम जो है वो इसको ऊपर अप्लाई करेंगे। सो नो प्रायोरिटी फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी सेट ऑन द बेसिस ऑफ द n+1 रूल पे नहीं करते हैं, बल्कि ऑन द नंबर ऑफ द जो उसकी एनर्जी का लेवल है उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। अच्छा जी, ये आपके नीचे जो उसने फोटोन्स आपको दिए हुए हैं उसके नीचे उसने एक डायग्राम्स वगैरह जो है वो आपको दे दी हैं। वो 16 वाला उसने कहा कि SPD के आपने एक्सप्लेन करना है उसको बना के। 17 जो है वो एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल जो है वो आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। न्यूमेरिकल में क्या है कि कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द फोटोन इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, हर्ट्ज एंड पर मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपने क्या करना है, वी वी इज इक्वल टू एच ओवर, वैसे तो आपको पता है ना ई इज इक्वल टू एच वी होता है, फॉर्मूला तो आपका भी ये है ना, ए इज इक्वल टू एच वी है। लेकिन आपने क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, वी कह देंगे, ई ओवर एच कह देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकालनी है। अब हमें एच की वैल्यू पता है कि वो कितनी होती है, वो होती है जी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होती है। और वो ऑलरेडी आपको जो है वो कितनी दी हुई है, 10⁻⁻19 जो है वो आपको एनर्जी दी हुई है। आप उसको वैल्यू को पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का। ठीक हो गया, और वो आ जाती है 1.51 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ जाती है, हर्ट्ज के अंदर निकल आई। फिर उसके बाद आपने जो है वो वेव लेंथ के अंदर निकालनी है। अब वेव लेंथ आपको पता है कि v इज इक्वल टू 1/λ है आपके पास, तो वो लैम्डा आप कैसे निकालेंगे, लैम्डा v इज इक्वल टू, आप सी वी भी लिख सकते हैं। सी आपको पता है, सी की वैल्यू आपके पास वो ये सी की वैल्यू जो होती है वो आपके पास एम सी स्क्वायर से आती है, और सी की वैल्यू जो होती है वो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, आपको ये पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट है ये। ठीक है, उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा जी 1.98 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसी तरह से फिर आपने जो है वो अगली जो वैल्यूज़ हैं उसी को वो भी आपने इसी तरह से निकालना है। अगला क्वेश्चन भी जो है वो ऐसे ही है, उसमें आपने पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज निकालनी है, वेव नंबर इन सेंटीमीटर पर मीटर निकालना है। एच की वैल्यू दे दी है, जे की एच की वैल्यू उसको कन्वर्ट करके जे में भी अर्जिस में भी दे दिया है, मीटर पर सेकंड में, यानी कि उसके यूनिट्स जो है वो डिफर करके वो आपको वैल्यूज देता गया। उसी तरह से वही सेम फार्मूला रख के आपने इसकी वैल्यू को जो है वो पुट करते चले जाना। ठीक है, 19 में जो है उसने क्या दिया हुआ है आपको, बोर्ड्स इक्वेशन फॉर द रेडियस आपने निकालना है, आर की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, और आपने जो है वो उनकी वैल्यूज को निकालना है। ये पहले वाले में आप क्या करेंगे, आप करेंगे जी आपके पास जो वैल्यू है R1 की वैल्यू है वो आती है 2.116 ऑंगस्ट्रॉन, और 2.116 को आपने 0.529 ऑंगस्ट्रॉन में से माइनस कर देना। ये 0.529 कहाँ से आएगी, आपको पहले अब बता दिया गया था, रेडियस इलेक्ट्रॉन का कहाँ से कहाँ तक का, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनिक शेल के दरमियान का। ठीक है, उसको मेजर करके ये आपका आंसर निकल आया था। ठीक है, अब मैं ये ज़रा तेज़ी से करा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व हुआ है। 23 में उसने आपसे जो है वो नंबर आपको दे दिए हैं, वेव नंबर दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कैसे करते हैं उसकी सीरीज, उसका आंसर आपने निकालना है। ठीक हो गया। उसके बाद 24 के अंदर उसने आपसे मांगा हुआ है, आपको इक्वेशन है वो ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के अंदर आपको गिवन है, इसको देख कर सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप